हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था कि एसडब्ल्यू में करना। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एट नो लोड कंडीशन, क्या बोला आपको? नो लोड कंडीशन बोला है। तो नो लोड कंडीशन बोलते से ही एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि आई आर आपका क्या है? 0 है, नो लोड कंडीशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A 3-phase 50 Hz lossless power transmission line has a sending end voltage and receiving end voltage फला दे रखा है, assuming the velocity of traveling wave to be velocity of light। ये जो traveling wave है ये velocity of light के बराबर है। The length of the line in kilometer is। अब देखिए दो तीन चीजें मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। देखिए क्या होगा कि जो ट्रेवलिंग वेव, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसके अंदर ट्रेवलिंग वेव जनरेट कैसे होती है। तो जब मैं ट्रांजिएंट फेनोमेनन पढ़ाऊंगा ना, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, एक शॉर्ट समरी बताऊंगा, बट मैंने फुल कोर्स में बहुत डिटेल में ट्रांजिएंट फेनोमेनन पढ़ाया है। देखिए क्या होता है ट्रांजिएंट फेनोमेनन का मतलब है कि बहुत कम टाइम में ज्यादा चेंजेस है ना। ये तो नेटवर्क थ्योरी से हम जानते आए थे। अभी मैं पढ़ाऊंगा भी आगे एक लेक्चर में ट्रांजिएंट फेनोमेनन के बारे में थोड़ा समराइज बता दूंगा। अब उसमें होता क्या है कि लाइटिंग स्ट्रोक और स्विचिंग सर्जेस है। और लाइटिंग स्ट्रोक और स्विचिंग सर्जेस दोनों से क्या होता है, जब भी ऐसे शार्प चेंजेस होते हैं, कम टाइम में बहुत लार्ज चेंजेस होते हैं अगर हमारी लाइन में, तो इसका मतलब इस लाइन के अंदर क्या होती है कि वेव प्रोपोगेट होती है। इस वेव को हम लोग ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि एनर्जी क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मतलब कि मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रहती है, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस फॉर्मेट में होती है। और उस वजह से उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसका स्पीड जो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेलोसिटी कैसे लिखते हैं अगर मीडियम वगैरह में, तो वो एक न्यूमेरिकल में करवा दूंगा, इसी लेक्चर में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्रांजिएंट फेनोमेनन में आते हैं, बट वो मैं यहीं पे करवा दे रहा हूं क्योंकि हमारे इस बोल सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ये जो हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि इसी में पढ़ा है हम लोगों ने बीटा वेलोसिटी के रिलेशंस और सारा चीज, तो इस वजह से मैं यहीं पे करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो ट्रेवलिंग वेव असल में यही होता है। अब इसका सारा चीज निकलता है, वेवलेंथ, वेलोसिटी और सारा चीज निकलता है, जिसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अभी इतना समझो, बाकी मैंने डिटेल वर्जन में ट्रेवलिंग वेव क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ डिटेल वर्जन में पढ़ाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको पूछा है नो लोड कंडीशन। अच्छा, नो लोड पे ही ज्यादातर क्यों होता है, फिर हमने केसेस भी पढ़े हैं कि ओपन एंड हो जाए, वन एंड ओपन हो जाए, सडन ओपन हो जाए, सडन शॉर्ट हो जाए, है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टेट में कन्वर्ट हो जाए स्विचिंग के टाइम पे। वो सारा चीज थ्योरी आपको याद होगा मेरे ख्याल से, ट्रांजिएंट फेनोमेनन में पढ़ा है सारा का सारा ट्रेवलिंग वेव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या करना है, वो पूरी रामायण साइड में रखो, न्यूमेरिकल करना है आपको। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, वेवलेंथ इक्वल टू वी बाई एफ इक्वल टू 2 पाई बीटा, है ना। बीटा क्या होता है आपको पता है, सबको फेज कांस्टेंट होता है ना। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इस रिलेशन से आप सारे न्यूमेरिकल कर ले जाओगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इस न्यूमेरिकल के हिसाब से चले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो हमें पता है, चलो ठीक है सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज, चलो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी आ गया, इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय बीटा। मतलब असल में हम लोग अगर यहां से, है ना, एज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द लेंथ ऑफ द लाइन निकालना है, तो ये वाले फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले से कैसे काम होगा, भाई यहां तो बीटा निकलेगा, बीटा क्या चीज है आपको पता है। बीटा की जो यूनिट है वो क्या होती है, रेडियन, रेडियन या फिर डिग्री, किसी में भी लिख सकते हैं आप, रेडियन पर मीटर या फिर किलोमीटर। तो इसका जो डिग्री, ये जो बीटा की वैल्यू आएगी रेडियन पर मीटर या पर किलोमीटर में आएगी, लेंथ के फॉर्म में आएगी। ठीक है, यहां पे तो बस हम लोग यहां पे रखेंगे बीटा की एक्चुअल वैल्यू, और या तो बीटा निकाल लोगे और फिर उसमें जो बीटा का एक्चुअल वैल्यू उससे रिलेट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। कहने का अभी थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, समझ में आया। तो चलो अब यहां पे चलते हैं हम लोग कि चलो बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन इस वजह से मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। देखो बीटा होता क्या है, यहां पे हमारा प्रोपोजिशन कांस्टेंट अल्फा प्लस जे बीटा इक्वल टू, है ना, स्मॉल वाई स्मॉल जेड, है ना। इसको अगर हम लोग खोल लें यहाँ पे अल्फा प्लस जे बीटा, है ना, और यहाँ पे लॉसलेस है, लॉसलेस है तो ये हमारा रियल पोर्शन हटा देते हैं ना, रियल पोर्शन को हटा देते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या लेते हैं, जे बीटा लेते हैं, जे बीटा। और इसको अगर खोल दें हम लोग तो जे ओमेगा सी जे ओमेगा एल।
ठीक है। और दोनों साइड में अगर हम लोग लेंथ का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, लेंथ का मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, बीटा एल, और ये जो इमेजिनरी पोर्शन कंपेयर होके हट जाएगा दोनों, है ना, या तो बाहर निकल के कैंसिल आउट भी कर सकते हो। और अंदर की साइड में क्या हो जाएगा, ये जो ओमेगा सी है ना, पर मीटर के लिए या पर किलोमीटर के लिए, तो लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और ये ओमेगा एल और लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो असल में ये क्या कहलाएगा, बीटा एल इक्वल टू अंडर रूट, इसको क्या मैं लेंथ का मल्टीप्लाई बोल के डायरेक्टली कैपिटल में, ये स्मॉल में था, लेंथ का मल्टीप्लाई होकर कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाई जेड बाई एल, yz बाई एल। या फिर अभी yz बाई एल भी नहीं बोलना है आपको, एक काम करते हैं, चलो इसमें भी मत जाइए, थोड़ा सा और आपके लिए शॉर्ट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि ये जैसे ही लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपका लेंथ बाहर ले लो थोड़ी देर के लिए, है ना, और इसको ऐसा ले लो, ओमेगा स्क्वेयर एल सी हो जाएगा। तो यहाँ पर बीटा एल इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, है ना, ओमेगा स्क्वेयर, और लेंथ को अंदर मल्टीप्लाई कर दे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के साथ, तो ये स्मॉल नहीं कैपिटल वाले रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अभी जब लेंथ का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तब ये क्या है, पर मीटर में है, पर मीटर या पर किलोमीटर में। जैसे लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैपिटल एलसी हो जाएगा, ये कैपिटल एलसी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये लेंथ कहां गया, इस लेंथ का मल्टीप्लाई हुआ तो वो कैपिटल, ये स्मॉल था अब कैपिटल में हो गया, इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज आएंगे। तो बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट एल सी डिवाइडेड बाय लेंथ। अब आपका क्या काम है सर, ओमेगा तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, 2 पाई एफ का स्क्वायर कर देंगे, एल और सी कहां से लेके आए सर, यहां पुट भी कर देंगे हम लोग, तो ये एल और सी हमें लेके आना है। अब देखो यहाँ एल और सी लाना है, इसका मतलब क्या है, आपको नो लोड कंडीशन दे रखी है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इसका मतलब जो ए होता है हमारा वो हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड बाई टू, देखो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ए इक्वल टू 1 प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा सी जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर एल सी डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हमें यहाँ पे ए आ जाए, ए अगर काम में आ जाए, अगर ए की वैल्यू निकाल ले हम किसी तरीके से, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी और यहां से हम लोग एलसी को निकाल सकते हैं, क्योंकि ए वैल्यू जब आ गई तो एल और सी का प्रोडक्ट ही अननोन रहेगा और वो हमने निकाल लिया तो काम हो जाना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ए निकालने के लिए हमने देखा कि हमारे पास क्या है कि वी एस इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, इसका मतलब है कि नो लोड कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि आई आर इक्वल टू 0, नो लोड दे दिया है तो यहां पर ए क्या आ जाएगा, वी एस डिवाइडेड बाय वी आर, वी एस डिवाइडेड बाय वी आर। और इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज दे रखे हैं हमें, सेंडिंग एंड कितना है हमारा, ये है 400, ध्यान से रखना है ना, है सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड, मतलब 400 सेंडिंग एंड है और 420 रिसीविंग एंड है, मतलब ये 400 डिवाइडेड बाई 420, किलो किलो कैंसिल हो गए, 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर एल सी डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0952 इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एल सी, ठीक है। हमने कर दिया, 1 को भी इधर लेके आ गए, माइनस माइनस कैंसिल भी कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड में अंडर रूट कर दें अगर हम लोग, तो 0.0952 और इधर भी अंडर रूट कर दे तो ओमेगा तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और ये एलसी रह जाएगा। तो इसका मतलब ये 0.0952 है ना, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.308 ओमेगा अंडर रूट एलसी की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा अंडर रूट एलसी की वैल्यू आ चुकी है। ओमेगा अंडर रूट एलसी की वैल्यू जब आ गई है हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पे, अच्छा यहां पे ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर बाहर कर दिया ना हमने तो स्क्वायर हट जाएगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली अब हम क्या कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अंडर रूट एलसी की वैल्यू 0.308 डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। और अब इस पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 50 × 2 पाई, और बीटा की जगह पे 308 रखेंगे तो 308 इस साइड में आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में 308 इक्वल टू, है ना, बीटा की जगह पे 308, ऊपर एल चले जाएगा तो एल इस तरीके से, तो एल इक्वल टू आ जाएगा 294.7 किलोमीटर, ठीक है। तो मैच कर रहा है आंसर क्या हमारा, ऑप्शन तो नहीं था, 294.7 किलोमीटर रेंज में ही होगा। मजा है ये क्वेश्चन, देखो मैं थोड़ा सा इलोबरेट मैनर में इसलिए कराया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूले रटते, रटो मत,
आप देखो जिस सीक्वेंस में गए, जिस नोटेशंस में, यहां पर बहुत बार स्मॉल और कैपिटल लेटर में कंफ्यूज होते हैं। स्मॉल मतलब पर किलोमीटर या पर यूनिट लेंथ, उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका कैपिटल वाले, कैपिटल जेड और इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और यहां से हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक सारी चीजें सीखी। ये फॉर्मूला एक गोल्डन रूल है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, द टोटल रिएक्टेंस एंड टोटल ससेप्टेंस ऑफ अ लॉसलेस ओवरहेड EHV लाइंस ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज आर गिवन एज 0.045 per unit और ये 1.2 per unit respectively. If the velocity of wave propagation is 3 into 10 to the power 5 km per second, then the approximate length of the line. आसान क्वेश्चन है ना, मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है। रिएक्टेंस अगर बात करें, अगर हम लोग रिएक्टेंस मतलब कि जो हमारा x है बोले, z बोले या फिर jx बोले, बात एक ही है। तो इसका मतलब है कि x जो है ओमिक वैल्यू जो है वो है हमारी, है ना, या फिर एक काम करता हूँ z में बोलता हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला z वाला याद है। तो ये कितना है 0.045 और ससेप्टेंस एडमिटेंस की बात हो रही है ना। ससेप्टेंस किसको बोलते हैं हम लोग, हमारा नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा है ना अपन ने, ससेप्टेंस और ये सारा चीज कि रिएक्टेंस का उल्टा हमारा ससेप्टेंस होता है ना। y इक्वल टू वो ये y इक्वल टू जी प्लस जे एक्स एल, ये ससेप्टेंस होगा, है ना। इसको एक्सएल से डिनोट नहीं करते, बीएल से डिनोट करते हैं ससेप्टेंस। तो डायरेक्टली ये दे रखा, मतलब कि y दे रखा है आपको 1.2, क्योंकि लॉसलेस है तो रियल पार्ट तो 0 हो गया, है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो ससेप्टेंस सर क्या है ये तो आपने सिखाया नहीं। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं कि स्टूडेंट को एग्जैक्ट नोटेशन नहीं पता या एग्जैक्ट चीजें टर्मिनोलॉजी नहीं पता है ना। इसलिए हमने फुल कोर्स में छोटी छोटी चीजों में बहुत फोकस किया। इवन मैं रिंग बूस्टर में भी ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि भाई किसी ने अगर फुल कोर्स बहुत थोड़ा अच्छे से भी नहीं पढ़ा हो, ठीक ठाक, चलो सर क्या बता रहे हैं, थोड़ा नींद भी आ रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ऊपर से भी गया, बट उस बच्चे को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। छोटी छोटी चीजें जहाँ पे गलती होने के चांसेस है वो पूरे के पूरे आप कवर कर ले जाओगे। तो यहां से अगर हमारा क्या आ जाएगा, वापस वही सारा ऐसे लेमडा v/f इक्वल टू 2π/बीटा, है ना। तो यहाँ पे बीटा जो है, बीटा क्या हो जाएगा √y/l, ये रख दोगे यहाँ पे, है ना। v पता है, सारा चीज पता है, तो लेंथ निकल आएगा। आई थिंक ये आ जाएगा 222 के आसपास आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, आई थिंक ये सही है आंसर, 222 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कर लोगे ना कैलकुलेशन, आसान है, आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 kilovolt transmission line is having a per phase line inductance and per phase line capacitance. Ignoring the length of the line, the ideal power transfer capability in megawatt, है ना। अब देखो मैंने फुल कोर्स में पढ़ा है कि SIL सर्च इंपीडेंस लोडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल कैपेसिटी ऑफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल कैपेसिटी ऑफ लाइन भी बोलते हैं। तो असल में SIL का ही दूसरा नाम है पावर ट्रांसफर कैपेसिटी पूछ रहे हैं, आइडियल पावर कैपेसिटी पूछ रहे हैं। आइडियल क्यों लगा है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता नहीं है, आइडियल वाला ही है सारा का सारा। तो आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी मतलब कि SIL निकालना है। अब SIL निकालने में तो आप दुरुस्त हो कि SIL सर 800 का स्क्वायर v² डिवाइडेड बाय सर्ज इंपीडेंस। सर्ज इंपीडेंस मतलब कि सर्ज इंपीडेंस में बहुत बार गड़बड़ होती है, L इंटू 10⁻³ और 11.68 इंटू 10⁻⁹, है ना। ये पावर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ये SIL आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 2085 आएगा, है ना। 2085 मेगावाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया, कर लोगे आसानी से, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45, एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ अ लेंथ 300 किलोमीटर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ लॉसलेस लाइन हैविंग अ प्रोपोगेशन कांस्टेंट b इक्वल टू 0.00127 रेडियन पर किलोमीटर, देन द परसेंटेज रेशियो ऑफ लाइन लेंथ टू द वेवलेंथ विल बी। मतलब आपको एक रेशो पूछा है, उस रेशो में लाइन लेंथ आपको, है ना, और लेमडा वेवलेंथ दोनों का रेशो निकालना है, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे सर बहुत कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि लेमडा इक्वल टू v/f इक्वल टू 2π/बीटा। लेंथ ऑफ लाइन तो हमें पता है डायरेक्टली सर कि यहाँ तो 300 किलोमीटर का आपको लेंथ ऑफ लाइन तो दे ही रखा है, सिर्फ लेमडा निकालना है। और लेमडा भी निकालना है अगर, तो लेमडा इक्वल टू 2π/बीटा। बीटा कितना है, कितना दे रखा है, 0 रेडियन पर किलोमीटर, 0.00127 पर किलोमीटर है,
है ना, पर किलोमीटर, तो किलोमीटर ऊपर आ जाएगा, तो वेवलेंथ का भी क्या हो जाएगा, आपका जो यूनिट है वो किलोमीटर आ जाएगा, है ना। ये करके देख लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 2 इंटू, या एक काम करते हैं डायरेक्टली, चलो कर ही लेते हैं, और 0.00127, ठीक है। देखिए रेडियन रेडियन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, किलोमीटर ऊपर, तो यूनिट क्या हो जाएगा 4944.88 किलोमीटर, ठीक है। बस अब क्या करना है, यहाँ पे 300 1/x कर देते हैं इंटू 300, है ना। 1/x वाला कितना अच्छा फंडा है, यहाँ वैल्यू रख दोगे, वो सारी वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, चलो रख देते हैं 4944.88 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में 6.06%। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ये कई बार चीजें अगर टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार टफ लगते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है मुझे कि कुछ सालों में, 1-2 सालों में यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ अ 400 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइन 400 फॉर 200 किलोमीटर लेंथ ऑफ द सेम लाइन, द सर्ज इम्पिडेंस विल बी। अब देखो एक चीज समझाता हूं मैं आपको, सर्ज इम्पिडेंस क्या होता है। सर्ज इम्पिडेंस इज द अंडर रूट ऑफ एल और सी। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाते हैं, तो चाहे कोई से भी किलोमीटर के लिए एक बार सर्ज इम्पिडेंस अगर 400 किलोमीटर के लिए अगर हम लोगों ने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम है फॉर 200 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर लेंथ ऑफ सेम लाइन, लाइन वही है, लाइन में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेम लाइन। जब तक हम लाइन का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस चेंज नहीं करेंगे, जब तक सर्ज इंपिडेंस चेंज नहीं होगा, सर्ज इंपिडेंस इज इंडिपेंडेंट टू द लेंथ ऑफ द लाइन। अब कई सारे स्टूडेंट दिमाग में, सर लेंथ जैसे जैसे बड़ा होगा इंडक्टेंस भी तो बढ़ते जाएगा, आपने बताया था लेंथ बढ़ता है तो सारा चीज बढ़ता है, बट यहां पे सेम लाइन लिख दिया, लाइन वही है, लाइन वही है ना, इस वजह से चीजें चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। तो इसका मतलब है कि सर्ज इंपिडेंस इज इंडिपेंडेंट टू द लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है, क्योंकि सेम लाइन बोला है, लाइन अपना वो चेंज नहीं किया है, तो सर्ज इंपिडेंस कितना आ जाएगा 400 ही आ जाएगा, है ना। थोड़ा इस छोटा क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट पता चल सके। फॉर अ 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 50 किलोमीटर शॉर्ट पावर लाइन विल बी मॉडल्ड एज। अब आप बोलोगे सर 50 किलोमीटर है, इसका मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मॉडलिंग करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमने बताया था कि लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल इंटू एफ का रेशो। तो लेंथ कितनी है 50 किलोमीटर, फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज, तो कितना हो गया 55, तो ये कितना हो गया 25,000। मतलब एल एफ अगर ग्रेटर देन 10,000 हो जाए तो ये काय में हो जाएगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कंसिडर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि किलोमीटर देख के फ्रीक्वेंसी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज दिस रियल और इमेजिनरी। मतलब ये क्या दे रखा है आपको, ये अल्फा प्लस जे बीटा दे रखा है, ये दैट इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। द वेवलेंथ ऑफ द ट्रेवलिंग वेव इज। अब आप बोलोगे सर वेवलेंथ मतलब 2 बाई बीटा, 2 बाई बीटा, 2 दे रखा है, बीटा निकालना है, बीटा कितना 1.5 × 10⁻³ तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। ईएससी में पहले आईएएस हुआ करता था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे इसलिए कराना क्योंकि ये डेटा कभी आपने देखा हुआ नहीं रहता है, और एक बार देख लिया ना यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, इस तरीके से आ जाएगा तो आपको पता रहेगा, हाँ सर ने बताया था अल्फा और बीटा होता है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस में हमारे पास नहीं है, क्वेश्चंस गेट में भी फ्रीक्वेंट नहीं आते हैं, बट कभी आ गया तो सरप्राइज हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बड़े बन जाते हैं। देखो कितना काम आ रहा है ये फॉर्मूला, है ना, लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ इक्वल टू 2 बाई बीटा, ये याद हो जाना चाहिए, 2 बाई बीटा, है ना। चलो आगे करते हैं और थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है बट मजेदार है। अ ट्रांसमिशन लाइन हैज ए इलेक्ट्रिकल लाइन लेंथ ऑफ 6 डिग्री इफ इट इज अ 50 हर्ट्ज सिस्टम, द लाइन लेंथ इज, और कोई भी डाटा नहीं दे रखा, 6 डिग्री दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कितना मजेदार है, ये इसको 6 डिग्री को क्या कंसिडर करें हम, इलेक्ट्रिक लाइन लेंथ 6 डिग्री दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, कैसे करेंगे सब समझेंगे अपन, है ना। तो अब यहां पर देखिएगा कि ये जो है लाइन लेंथ जो है हमारा बीटा, जो अगर मान लो अगर मैं देखूं अगर कि बीटा जो है वो उसकी यूनिट काय में होती है, रेडियन पर मीटर या फिर या किलोमीटर ले लो, चलो, है ना, किलोमीटर या फिर डिग्री पर किलोमीटर। एक ऐसी जितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं हमारे इस टॉपिक में, तो वहां पर एक ही एक ऐसा चीज है बीटा जहां पे जिसका यूनिट डिग्री पर किलोमीटर हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। चलो यहीं से बात बनाते हैं। तो यहां का मतलब है, देखिएगा ध्यान से, कि इसका मतलब है कि बीटा को अगर मैं लिखूं थोड़ा सा, अगर यूनिट लिखूं तो डिग्री
पर किलोमीटर को मैं लेंथ ऑफ लाइन लिख दूं, चलेगा? तो अगर मैं इसको करूं कि बीटा इंटू एल इक्वल टू डिग्री, तो इसका मतलब है कि यहां से इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि जो 6 डिग्री है ये असल में बीटा इंटू एल की वैल्यू है, बीटा इंटू एल की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? बीटा इंटू एल की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि बीटा एल इक्वल टू 6 डिग्री है। और अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूं, है ना, डिग्री और रेडियन दोनों में हो सकता है, तो इसका मतलब है कि पाई बाय 180 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बीटा एल इक्वल टू 6 डिग्री डिग्री कैंसल, 6 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 180। चलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें लाइन लेंथ निकालना है, तो v बाई एफ इक्वल टू 2 पाई बाय बीटा, तो ये होता है कुछ नहीं दे तो 10⁵ वेलोसिटी ऑफ लाइट पर किलोमीटर में जाए 50 हर्ट्ज इक्वल टू 2 पाई, और बीटा कितना हो जाएगा, चलो ये पूरा सॉल्व नहीं भी करना है तो हम यहाँ पे ये कर सकते 6 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना। 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 18, है ना। और ये हो जाएगा आपका 3 से ये 3 चल गया, तो तकरीबन कितना हो गया ये, अच्छा एल 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 कहाँ जाएगा, इसके साथ में एल भी तो लगा है, बीटा एल, तो बीटा इक्वल टू पूरा नीचे एल भी आएगा ना इसके साथ में, चलो वहाँ मत लगाओ, है ना, एल मतलब 180 डिग्री के साथ में एल, तो ये एल ऊपर आएगा, तो एल इक्वल टू कितना बचेगा, देखो जो जो बचा है फटाफट लिख देते हैं। तो ये आपका बचा है 10⁵ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁵, 5 दूना 10, तो ये 10 इंटू 100, है ना, ठीक है। और तो ये चले गया, तो कितना बचा 10⁵, 3 हट गया, 10⁵2 मतलब 100 किलोमीटर, तो लेंथ ऑफ लाइन कितना हो गया 100 किलोमीटर, जस्ट कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो ध्यान रखना डिग्री आ जाए तो क्या करने का है, वो वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बीटा एल की वैल्यू दे रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग वेव थ्रू अ केबल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 9 इज। अब देखो मजेदार, आपको एक चीज बताता हूं मैं, वेलोसिटी जनरली हम लोग 1/√LC भी लिखते हैं, है ना, 1/√LC भी लिखते हैं, एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला और होता है 1/परमिटिविटी, अगर देखें, है ना, परमिटिविटी और परमेबिलिटी की टर्म में अगर देखें तो म्यू और, है ना, म्यू आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये है नॉट रिलेटिव, सॉरी, परमेबिलिटी और परमिटिविटी, है ना। तो इसको अगर हम लोग खोलते हैं अगर थोड़ा सा, तो v इक्वल टू कितना होगा 1/μ0 μr, और यहां से एप्सिलॉन r। तो इसका मतलब देखो क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो चीज है ना, ये नॉट ये वाला चीज, यहां पे अगर मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं, तो इसको मैं यहां पे, है ना, ध्यान से देखना, ये हमारा चलो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं इसको, मतलब एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी दोनों इधर की साइड में, नॉट और म्यू आर और एप्सिलॉन आर, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे इतने वाले पोर्शन को, कि म्यू नॉट क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁷, और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जो हो जाएगा वो आ जाएगा 8.854 × 10⁻12। इसको रखोगे अंडर रूट करोगे ऊपर ले जाओगे, तो ये किसके बराबर हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाता है, मतलब किलोमीटर में करोगे तो 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर। तो हो सकता है आपको रिलेटिव परमेबिलिटी दे के और इस तरीके से वेलोसिटी पूछ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर। चलो बहुत प्रैक्टिस करी मैंने इसको बोलने की, एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन नॉट, है ना, इस तरीके से नेटवर्क में बताया मैंने इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। तो अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपको परमिटिविटी दे रखा है, ये तो दे नहीं रखा है, परमेबिलिटी तो नहीं दे रखा है, तो जो नहीं दे उसको क्या मानेंगे हम लोग 1 मान लेंगे। इसको दे रखा है 9,
तो यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9 √9 का 3 से 3 कैंसल, तो 1 × 10⁻⁻⁰ मीटर पर सेकेंड में पूछे तो 8 मीटर पर सेकेंड। बस आ गया आंसर हमारा। तो आपने देखा एक नया फॉर्मूला भी आपने यहाँ से, ऐसे आपके लिए नया नहीं है, ऑलरेडी बेसिक क्लासेस में हमने पढ़ रखे हैं, मतलब बेसिक क्लासेस 11-12 के टाइम पे भी ये सारी चीजें आती है, बट कई बार हम लोग भूल जाते हैं। गेट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो कई बार हम सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। क्वेश्चन 51, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 80 मेगाहर्ट्ज दे रखा है ना, ध्यान रखना 80 मेगाहर्ट्ज, नहीं तो हमारी पावर सिस्टम में क्या आदत होती है 50 हर्ट्ज लेने की है ना बाय डिफॉल्ट। अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस दे रखा है आपको कितना 300 ओम दे रखा है। ठीक है, एंड अ वेवलेंथ ऑफ 2.5 मीटर, लेमडा दे रखा है आपको 2.5 मीटर। फाइंड द इंडक्टेंस इन माइक्रो हेनरी पर मीटर एंड कैपेसिटेंस इन पिको फेराड। पिको मतलब कि पिको फेराड मतलब 10 to the power -12। ठीक है, पिको। चलो, तो यहां पर आपको दे रखा है सारा चीजें, माइक्रो 10 to the power -6 में निकालना है, पिको मतलब 10 to the power -12 के इसमें निकालना है आपको। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है। सर्ज इंपेडेंस रखा है, लेमडा दे रखा है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में इक्वेशंस लेके आनी पड़ेगी, ये बात तय है। चलो 1 by 1 चलते हैं। सर्ज क्या दे रखा है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दे रखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस अगर आपको पता है, और ये होता है स्मॉल z/y, और अगर मैं इसको लॉसलेस के लिए देखूं तो L/c हो जाएगा, है ना। यही हमारा लॉसलेस के लिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने को 300 में, बट असल में वो सर्ज इंपीडेंस है क्योंकि लॉसलेस बोल दिया है ना। सर्ज इंपीडेंस हो गया ये असल में, तो ये चलो नोटेशन भी चेंज कर देते हैं। तो ये 300 दे रखा है और √L/c हो गया, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 300 का स्क्वायर L/c। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास रेडिली अवेलेबल है। इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 मतलब लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/β, है ना। तो बीटा यहां से निकाल सकते हैं, बीटा 2π/2.5 दैट इज बीटा। और बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बीटा इक्वल टू, डेरिवेशन में देखा कि बीटा इक्वल टू ओमेगा √LC बोल सकते हैं, है ना। अभी डेरिवेशन किया था हमने थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब है कि यहां पर 2π/2.5 इक्वल टू ओमेगा 2πf √LC। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ ना कुछ कैंसिल हो गया, 2π कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि √LC को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2.5 इंटू फ्रिक्वेंसी 80 इंटू 10 to the power 6 मेगा, है ना 6। तो ये फटाफट कैलसी से कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 80 इंटू 10 to the power 6, और मैं 1/x कर देता हूँ, है ना। 1/x करके मजा आ रहा है कि नहीं। अरे यार, इसमें दूसरा वाला कैलसी आ गया, चलो हो जाएगा। कैलसी मेरे पास 2 टाइप के, तो उसमें ऑप्शंस अलग अलग जगह पे है ना, तो ये कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए वर्चुअल कैलसी को ही यूज करना, नहीं तो अब क्यूबिक रूट सर आपने देखा ही नहीं, बटन ही नहीं मिला, है ना। जब नया नया आया था ना वर्चुअल कैलसी, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि सर हमको तो क्यूबिक रूट ही नहीं दिखा पूरे कैलकुलेटर में। कई बार समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें हमारी सामने होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसा होता है प्रेशर सिचुएशन में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, तो LC आ जाएगा 2.5 इंटू 10 to the power -17, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट वगैरह सब मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये 2 इक्वेशन आ गई है आपके पास। एक इक्वेशन ये है सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है L/c। अब कर लोगे, दोनों को एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो 2 इक्वेशन है, दोनों को एक में C की वैल्यू उसमें पुट कर देना, इसका इसमें पुट कर देना, जैसा आपको श्रद्धा भक्ति वैसे सॉल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशन है आपके पास, L और C की वैल्यू आपको निकालनी है, तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूं जो कि मेरे पास निकला हुआ है, दैट इज 16.67 पिकोफेरेड, 16.67 पिकोफेरेड, और इंडक्टेंस है 1.5, मतलब ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, C ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 16.67 और इंडक्टेंस, पहले क्या है इंडक्टेंस है, तो पहले 1.5, तो 1.5 और 16.6, 2 ऑप्शन मैच कर, नहीं 2 नहीं है, नहीं आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत देखो ऑप्शंस बहुत ही ऐसे सजाए हुए हैं ना, बिल्कुल पॉइंट का इधर उधर डिफरेंस है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। 1.5 और 16.67 में भी एक बार चेक कर लो, 16.67 पिकोफेराड, ठीक है ना, क्योंकि एक 10 to the power माइनस इधर उधर हुआ तो वो आंसर में तब्दीली आ जाएगी। तो आंसर्स बहुत ही अच्छे तरीके से रखे, बहुत ही स्मार्टली रखे हैं। तो 1.5
माइक्रो, अच्छा मिली में है, माइक्रो 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 है ना, माइक्रो में है, माइक्रो में निकाला 1.5 माइक्रो हेनरी पर मीटर और 16.67 इंटू 10⁻12 मतलब पिको फेराड, है ना, ध्यान रखना इस चीज का कैलकुलेशन में। तो एट दिस नोट हमारे जितने भी जो वेलोसिटी, बीटा, लेमडा, इनके ऊपर जितने भी बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे करा दिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हम लोग, तो अब हमारा क्या हो गया, लाइन पैरामीटर खत्म हो गया है, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन खत्म हो गया है, इस लेक्चर में परफॉर्मेंस ऑफ लाइन पूरी तरीके से हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर सेकेंड यूनिट में तो काम का नहीं है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर फ्लो इक्वेशंस। तो पावर फ्लो इक्वेशंस हमारे पर्टिकुलर सेकेंड यूनिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हमारा कहां बन जाता है, यूनिट नंबर 3 वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में बहुत बन जाता है। तो अब जो ये जो दो जितने बड़े बड़े थे, हमारा बड़ा क्या था, लाइन पैरामीटर बड़ा सेक्शन था और परफॉर्मेंस ऑफ लाइन बड़ा सेक्शन था। अब ये जो ट्रेवलिंग वेव वाला जो ट्रांजिएंट फेनोमेनन हो गया, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ नॉट परफॉर्मेंस, पावर फ्लो इक्वेशंस वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा नहीं है। पावर फ्लो का जो मैक्सिमम यूटिलिटी है वो कहां होगी, यूनिट नंबर 3 में होगी, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम देखेंगे पावर फ्लो इक्वेशंस और उसके साथ एक दो न्यूमेरिकल भी उसके देखेंगे। ओके, थैंक यू।